नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व का भूगोल। और विश्व का भूगोल बात करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे जैसा घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिलेटेड बुक्स आती है, पुनरावलोकन का आती है, उसी पुनरावलोकन की हम देखेंगे कि उसमें जो नोट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार दोस्त। अगर यदि उतना ही पढ़ लेते हैं तो ये मान चलिए आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स का यूपीपीसीएस का डेट कब है? आपके 12 जून को है, और बीपीएससी का 30 अप्रैल का है। तो उसी को देखते हुए हम रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, इसमें रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर इतना रिवीजन कर लेते हैं आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस इसके नोट्स ही पढ़ लीजिए, बाकी आपका जो क्वेश्चन है उसके सॉल्व करा देंगे हम। बाकी अभी पहले नोट्स इसके पढ़ेंगे, पूरा टोटल रिवीजन करेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है इसका, ये ब्रह्मांड समान अवधारणा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड बना कैसे, बड़ा ब्रह्मांड बनने का क्या रीजन है, जो थोड़े बहुत इसमें फैक्ट है उसको हम देखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं आपको, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी आई हैं, जिसमें आपका मोनोलिस्टिक थ्योरी थे, डुअलिस्टिक थ्योरी थी, और जो नवीनतम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो जो मोनोलिस्टिक थ्योरी है वो कहा जाता है कि एक तारे से पूरे ब्रह्मांड के निर्माण हुआ है। डुअलिस्टिक कहा जाता है कि दो तारों से पूरे ब्रह्मांड की आकाशगंगा गैलेक्सी जितनी है, गैलेक्सी या अपनी मंदाकिनी है, सोलर सिस्टम की बात करें, या फिर जो प्लैनेट हैं, जो या तो फिर सैटेलाइट है, सैटेलाइट के बाद एस्टेरॉयड है, कमेट्स है, या इन सब जो पुच्छल तारे हैं, या क्षुद्र ग्रह हैं, या फिर उल्कापिंड है, मीटरॉइड्स है, इन सब को उत्पत्ति कहा जाता है, जो कि बिग बैंग थ्योरी सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, उसको हम चर्चा करेंगे। इसके बाद इससे पहले जितनी भी थ्योरियाँ हैं थोड़ा बहुत उसकी जानकारी। तो देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति संबंध में संभवतः सर्वप्रथम जो तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1749 में किया गया, कामते द बफन द्वारा। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट द्वारा 1754-55 ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए थे। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे अब नहीं आता, लेकिन आ सकता है अगर दिया है नोट्स में। 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया कि यह सिद्धांत निहारिका किससे? निहारिका परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस। कौन सा? नेबुला हाइपोथेसिस नाम से जानी गई लाप्लास की थ्योरी 1796 में। ग्रहों की उत्पत्ति भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पना, तारों की संख्या के आधार पर एक तारे से बना हुआ अद्वैतवादी संकल्पना, मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है द्वैतारक, जिसमें द्वैतवादी संकल्पना आता है। द्वैतारक मतलब दो तारे से निर्मित है, एक तारे से निर्मित है। इसमें देखिए, अद्वैतवाद जो संकल्पना है कांट की, वायव्य राशि परिकल्पना है। वायव्य मतलब गैसियस थ्योरी, तो एक गैस के रूप में था। इसके बाद एक तारा, फिर उसको टूटना, फिर सारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी का निर्माण हुआ, ऐसे ऐसे सारे तारे बने, और ये सब के बारे में बात करता है, ग्रह बने, उपग्रह बने। तो ये वायव्य राशि परिकल्पना थी ना, ठीक है। इसके बाद लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना, नेबुला कहा जाता है। नेबुला के बारे में बताएंगे हम। नेबुला क्या होता है? नेबुला एक गैसी पिंड होता है, जिसमें गैस होते हैं, धूलकण होते हैं, इन सब होता है। इनका जब गैलेक्सी का सबसे पहला जब गैलेक्सी बनती है, उससे पहली अवस्था जो होती है, भ्रूणावस्था के दौरान होती है, उससे बोलते हैं नेबुला। नेबुला की जो नेबुला से बना हुआ है पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पूरे ग्रहों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, ऐसा ये अद्वैतवाद की जो लाप्लास ने कहते हैं। इसके बाद अद्वैतवाद जो संकल्पना में थे, चैम्बरलिन थे, मोल्टान थे, इन सब ग्रहाणु मतलब जो ग्रह थे, प्लानिटेशियम थ्योरी दिया था इन्होंने, प्लानिटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी दिया है। जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी की ज्वारी परिकल्पना थी, टाइलर हाइपोथेसिस थी। एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत, बाइनरी स्टार थ्योरी आदि का प्रमुख है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट थ्योरी है। कौन सा है? महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इस हम देखते हैं इसके बाद इस थ्योरी में आपके इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंथियर ने 1894 ने वर्ष 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। कौन नाम दिए थे? इम्पोर्टेंट, फ्रेड होयल बिग बैंग नाम दिया था। और रॉबर्ट वेगनर थ्योरी के जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वेगनर के, तो उन्होंने काफ़ी ये अच्छे भूगोलवेत्ता है वेगनर महाद्वीपीय सिद्धांत दिए थे। 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या किए थे बिग बैंग थ्योरी का। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर आश्रित एक पॉइंट पे आश्रित था। ये 13.7 से 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। बिग बैंग थ्योरी में ये कहा जाता था पहले एक केंद्र था, उस पर विस्फोट हुआ जिसमें हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी थी। विस्फोट होने के कारण से पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुआ, जिसमें गैलेक्सी का निर्माण हुआ। गैलेक्सियों का एक अनंत तारों का समूह होता है। सारे गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सियों मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है। ठीक है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। कितने? 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है, 100 अरब से ज़्यादा भी हो सकती है। अभी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी न प्राप्त होने के कारण से कहाँ तक उसका सीमा है ब्रह्मांड की, तो इस हिसाब से बहुत सारे उसमें गैलेक्सी हो सकते हैं। हमारी गैलेक्सी जो है उसे हम क्या कहते हैं? अपनी मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, धूमकेतुला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, बहुत सारे, 100 से ज़्यादा अरब, 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है। गैलेक्सी के कई सारे आकार हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो गैलेक्सी है अंडाकार थी, एलिप्टिकल थी, सर्पिलाकार, स्पाइरल होती है, अनियमित आकार की होती है, इरेगुलर आकार की होती है। कई प्रकार के गैलेक्सी होते हैं। एंड्रोमेडा जो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक निकट आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके बाद बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्वधारणा विभ्रम के विपरीत इस बात का स्पष्ट साक्ष्य पेश किया कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार पेयर्ड स्पाइरल है। ठीक है। इसके बाद तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम के संगठन निहारिकाओं से होता है। तारों का जो निर्माण होता है गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम के बार बार बनने से होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस और धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन होता है। गति, उच्च तापमान, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक है। तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तत्पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था थी मेन सीक्वेंस स्टार से थे। सबसे पहले प्रोटोस्टार होता है। ठीक है। इसके बाद सूर्य के जैसे तारा का निर्माण होता है, तो मान लीजिए गैलेक्सी है, गैलेक्सी का निर्माण होते समय तो उसमें 3 भुजाएं होती है। एक तो उसके अंदर की भुजा होती है, और एक मध्य भुजा होती है, एक बाह्य भुजा होती है। अंदर की जो भुजा होती है ओल्ड भुजा कहते हैं, मध्य भुजा वाला जो होता है युवावस्था होता है, और जो बाहरी भुजा होती है सबसे थर्ड वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था भुजा कहते हैं। तो वहाँ से ही नए तारों का जन्म होता है, वहीं पर आपका नेबुला बनता है। नेबुला बनने के बाद नए नए तारे का निर्माण होता है। हमारे जो सोलर सिस्टम है मध्य भुजा में है। कौन से भुजा में? मध्य भुजा में है। ठीक है। प्रोटोस्टार निर्माण होता है, विकास की मुख्य अवस्था होती है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 से 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। जो सूर्य के आकार का तारा है 9 से 10 बिलियन। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है। धीरे धीरे हाइड्रोजन जब हीलियम बदल जाता है तो धीरे धीरे विनष्ट होने लगता है और फिर मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य का आकार जो होता है 1 सोलर मास के तारे की अवधि लगभग 9 या 10 बिलियन वर्ष होता है सूर्य का आकार। ठीक है। तो हाइड्रोजन सीलियन बनने लगता है, धीरे धीरे वो अपनी अवस्थाएं खोने लगता है। तो तारा जितना बड़ा होता जाएगा जीवन की अवधि उतनी कम हो जाएगी। सूर्य से 100 गुना अधिक सबसे बड़े तारे जिसकी सतह तापमान 30,000 केल्विन से अधिक होती है। ठीक है। हम बात करेंगे कि सूर्य के अंदर कौन कौन से परत पाई जाती है इन सब के बारे में। इसमें थोड़ा से सिर्फ एक
ओवरव्यू देख रहे हैं कि अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष होती है। विकास का मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है, उसकी चमक कम हो जाती है। इस अवस्था को रक्तदानव करता है, रेड जाइंट कहता है। जब कोई भी तारे होते हैं उसका हाइड्रोसीलियम बनने लगते हैं, तो उस अवस्था में फिर उस धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। उसका टेम्परेचर या उसका तारे का जो प्रकाश होता है कम हो जाता है, तो फिर वो रेड जाइंट होता है। धीरे धीरे फिर रेड जाइंट से वो और ठंडा होता है। हीलियम, कार्बन और कार्बन अन्य भारी तत्व लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, रेड जाइंट से वाइट जाइंट, फिर ब्लैक जाइंट, ब्लैक डॉर्फ के वाइट डॉर्फ फिर ब्लैक डॉर्फ के रूप में बनता है। यदि उनकी मात्रा 1.4 चंद्रशेखर से अधिक है, जो 16 द्रव्यमान से अधिक है, तो फिर वो सुपरनोवा के प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है। रक्तदानव क्रमशः नोवा, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाएं होती हैं। ब्लैक डॉर्फ होती है, न्यूट्रॉन तारा होता है, फिर क्रिस्टल वेवर ब्लैक। तो इसके बाद फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा का ब्लैक होल पर, ब्लैक होल एक ऐसी घटना होती है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हाई डेंसिटी होती है, हाई टेम्परेचर, हाई ग्रेविटेशनल होता है। कोई भी प्रकाश, कोई भी चीज़ें वहाँ पे जाती हैं तो निकल नहीं पाती है। कोई भी वस्तु है या प्रकाश भी यहाँ तक जाती है, तो कोई भी मटेरियल पदार्थ जाता है तो निकल नहीं पाता, उससे ब्लैक होल कहता है। यहाँ पे माना जाता है कि सारे तारे यहीं पे आकर मृत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे इसके सारे एक एक करके। ठीक है।